हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। खैर, जो बीत गया सो बात गया। अब से मेरी वीडियो आपको रेगुलर इंटरवल में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो अच्छा है या नहीं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। मैं इस वीडियो से पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंटेंसी। आई होप यू पीपल विल लाइक इट। लेट्स सी। ओके, अकाउंटिंग सीखने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल से ही मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, नॉर्मली अगर हम लोग किसी से बात करते हैं, एक बात करने का तरीका होता है, बिहेवियर होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें रेगुलरली यूज़ करना होता है। जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप बोलना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, सॉरी, ये सब वर्ड्स हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेगुलरली यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे बिज़नेस ट्रांजैक्शन। और सबसे यूज़ जो वर्ड हमेशा आप देखिएगा होता है वो है अकाउंट। हर चीज़ में अकाउंट वर्ड यूज़ होता है। अकाउंट किसे कहते हैं? बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल किसे कहते हैं? लायबिलिटी क्या होता है? एसेट क्या होता है? रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, गेन, परचेज, सेल, स्टॉक, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टे ट्यून। बिज़नेस ट्रांजैक्शन वर्ड से ही समझ में आता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। आइए इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट एंटर इनटू बिटवीन टू पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. It is a financial event which can be expressed in terms of money and that bring changes in the financial positions of an enterprise. It is an agreement between two parties involving the transfer or exchange of goods or services. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा। हिंदी में अगर कहें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है जिसके द्वारा दो पार्टी आपस में कोई चीज़ या कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो एक पार्टी जो है आपको बेचता है और दूसरे पार्टी उस चीज़ का पेमेंट करता है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेल ऑफ गुड, जैसे हमें पता है कोई भी गुड अगर सेल किए जाते हैं तो वो सेल या तो क्रेडिट में होता है या तो कैश में होता है, ये बात की बात है, लेकिन उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली परचेज़ ऑफ गुड्स, परचेज़ करने में भी आप बिना पैसा के परचेज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ जहाँ भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन, इसी को बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जहाँ भी पैसा आपका इन्वॉल्व हो रहा है उसे हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। Account is a summarized record of transactions relating to a particular head at one place. It not only record the amount of transactions but also their effect and directions. तो अकाउंट क्या है? एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अभी मैंने जो बताया, एग्जाम्पल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये जो हो रहा है ना, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये डिटेल में नहीं लिख करके हम लोग एक छोटा फॉर्म में अकाउंट में लिखते हैं कि इतना हमारा परचेज़ हुआ, इतना हमारा सेल हुआ, तो वो चीज़ का वो अकाउंट बन जाता है। जैसे परचेज़ हुआ तो एक परचेज़ अकाउंट, परचेज़ के नाम पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट में जितने भी परचेज़ होते हैं, कैश परचेज़ होते हैं, दो तरह के अकाउंट बनेंगे, कैश, क्रेडिट। ठीक है, इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैश और क्रेडिट में। ठीक है, तो जो अकाउंट होता है, परचेज़ अकाउंट अगर है तो परचेज़ रिलेटेड जितने भी कुछ हैं उसमें आप ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, कैपिटल क्या होता है? बहुत बार, जितने भी बार आप लोग जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे उसमें कैपिटल वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए कैपिटल का मतलब जानते हैं क्या है। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर or partner in the business. It may be in the form of money or asset having money value. So कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर
और पार्टनर। प्रोप्राइटर मतलब जिसका बिजनेस है, जो ओनर है, या फिर पार्टनर जो उसका भागीदार है उस बिजनेस का, वो इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा लगाता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो मनी वैल्यू आप पैसे दे दो, या फिर एसेट, जैसे अगर किसी भी तरह का बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारा एसेट का यूज़ होता है। एसेट हम लोग किसे कहते हैं? एसेट वो चीज़ होता है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। वो फिज़िकल चीज़ होता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं क्या है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर, वो हमारा एसेट है क्योंकि उसको हम लोग बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीजेज विथ फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इनटू द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड। सो लाइबिलिटी, कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ये हमेशा आप देखिएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड हम लोग कैपिटल लिखते हैं। स्लोली आप लोगों को आ जाएगा ये चीज़, कहाँ पे क्या जाता है नहीं जाता है। ठीक है। तो कैपिटल जो है हम लोग हमेशा लाइबिलिटी की साइड लिखते हैं, और ये लाइबिलिटी होता है किसके लिए? बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होता है। जो प्रोप्राइटर हैं उन लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी हुआ। ठीक है। तो ये एक तरह का लाइबिलिटी है। इसको हम लोग ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी बोलते हैं। और इसका इक्वेशन देखिए, आप देख पा रहे होंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। जितना भी एसेट हमारा है उसमें से लायबिलिटी को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट टर्म हमारा ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स क्या लगता है आपको क्या होगा? एनी आइडिया? सोच सकते हैं आप लोग, सोचिए। लेकिन इसका मीनिंग ये है, ये वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिज़नेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सपोज़ किसी चीज़ का, अगर सपोज़ आपका एक मोबाइल शॉप है, ओके, और आपका मोबाइल शॉप है तो आपका डीलिंग मोबाइल में होता होगा। आप परचेज़ करते होंगे एक लॉट में मोबाइल और बिक्री करते होंगे। ठीक है। अगर सपोज़ उसमें से आपने एक मोबाइल अपने घर में अपनी वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी गिफ्ट कर दिया दुकान का, ठीक है, तो वो आपका ड्राइंग हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूँ, ऐसे तो मोबाइल एसेट बोला जाता है, एसेट है मोबाइल, बट जैसे किसी का अगर मोबाइल शॉप है और वो मोबाइल बिक्री और ख़रीद रहा है और बिक्री कर रहा है तो वो उसके लिए गुड्स हो जाते हैं। आगे आप लोगों को और डिटेल में पता चलेगा। लेकिन जिसमें मतलब जो जिस चीज़ का बिज़नेस होता है, भले ही अगर फर्नीचर का बिज़नेस हो रहा है तो फर्नीचर एक तरह से एसेट होता है, बट जो फर्नीचर में डील करते हैं उसके लिए वो फर्नीचर गुड्स होता है, क्योंकि वो रेगुलर उसको ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट टर्म हमारा है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो दिया जाता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्स एज इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ओनर जो है वो तो बिजनेस के अंदर है, तो आपस की बात हो गई ना। जैसे घर में आपके मेंबर्स हैं तो आप लोगों के बीच में कुछ भी डील होता है तो वो आपस का इंटरनल मैटर हो गया। और अगर वही चीज़ सपोज़ आपके नेबर से आपका झगड़ा हो रहा है या फिर कुछ भी बाताबाती हो गया तो वो आउटसाइड एक्सटर्नली हो गया ना। तो लाइकवाइज अगर लायबिलिटी जो है आपका ओनर में होता है, मतलब ओनर से होता है, टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस is termed as internal liability. On the other hand, liability towards the outsider other than owners is termed as external liability. आइए जानते हैं लाइबिलिटी कितने तरह के होते हैं। सो लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, इससे क्या समझ आता है आप लोगों को? नॉन करंट, जो करंटली नहीं यूज़ हो रहा है, जो करंटली नहीं दिया जा रहा है। Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than a year. Example of non-current liability are long-term loans, debenture. Basically जब हम लोग लोन लेते हैं तो 6 महीना के लिए तो नहीं लेते हैं तो लॉन्ग पीरियड्स के लिए लेते हैं, तो उसे हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे।
करंट लायबिलिटी वो होता है जिसे हम लोग विद इन अ ईयर पे कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज़ आर क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। सो द टर्म एसेट, इसे बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है पूरे अकाउंटिंग में, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, फाइनली बैलेंस शीट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को यही टैली करना पड़ता है कि हमारा एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एसेट इज़ अ प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन्ड बाय अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, जिससे हम लोग को कुछ पैसे मिलते हैं। दूसरे तरीक़े से अगर हम लोग बोले तो एनी थिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज़ एन एसेट। कुछ भी जिससे फर्म को पैसा मिल रहा हो और किसी भी तरह का फ़ायदा हो रहा हो फ्यूचर में, उसे एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं इसमें, आप आगे पढ़ेंगे। मैंने अभी कहा था फर्नीचर के बारे में, तो ये एसेट ही है फर्नीचर, लेकिन जो इसमें डील करते हैं उनके लिए गुड्स बन जाता है। ठीक है, लैंड कैसे हमारे लिए एसेट हुआ? लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बाय बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, मतलब कि मनी वैल्यू जिसका बढ़ते रहता है उसे हम लोग एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे बोला जाता है ना, लड़के एसेट होते हैं, लड़कियाँ लायबिलिटीज़ होती है। क्यों सब लड़के को एसेट मानते हैं? क्योंकि उनसे फ्यूचर बेनिफिट उन लोगों को मिलता है। लड़के वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, इसीलिए उन्हें एसेट कहा जाता है। हालांकि आजकल के दौर में ये सब ऑब्सोलीट बातें हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, आजकल सब सेम है। सो बस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ये। ओके, लैंड का भी जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ता है, बिल्डिंग, मशीनरी। ओके, सो जैसे लायबिलिटी के क्लासिफाइड होता है वैसे एसेट भी क्लासिफाई होता है। सो एसेट के भी दो प्रकार होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ business from a long term point of view. They are not held with a purpose to resell, but are held either as investment or to facilitate business operation. मतलब इसका जैसे नॉन करंट लायबिलिटी हमारा था, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग किसी से लोन लेते हैं या डिबेंचर्स परचेज़ करते हैं, उसी तरह से नॉन करंट एसेट हमारा क्या है, जैसे अगर सपोज़ हम लोग बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं या कोई मशीनरी ख़रीद रहे हैं, तो मशीनरी तो हम लोग ख़रीदते और बिक्री नहीं करते हैं। मशीनरी जब ख़रीदते हैं तो उसको हम लोग यूज़ में लाते हैं, कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो जब डिप्रिशिएट होने लगता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तब जा कर के कहीं हम लोग बिक्री करते हैं या फिर कुछ उसका जुगाड़ लगा लेते हैं, अगर बोला जाए, है ना। तो उसे हम लोग नॉन करंट एसेट कहते हैं। टैंजिबल एसेट किसे कहते हैं? टैंजिबल, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, सिंपल वे में। आइए डेफिनेशन देखते हैं। Tangible assets are those assets which have physical existence, that is, they can be seen and touched. Example of tangible assets are land, building, machinery, computer, furniture, goods, etc. I hope this is clear. Intangible assets are those assets which do not have physical existence. That is, they cannot be seen and touched. Example of intangible assets are patent, goodwill, trademark, computer software, etc. सो जिसे हम लोग छू नहीं सकते, इंटैंजिबल, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ देखा। पेटेंट को क्या हम लोग देखते हैं ना, गुडविल हम लोग को पता होता है गुडविल है, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट इज़ करंट एसेट? Current assets are those assets which are held by the business with the purpose of converting them into cash within a short period, that is 1 year. For example, goods are purchased with the purpose to resell and earn profit. Debtor exists to convert them into cash, that is, receive the amount from them. Bills receivable exist again for receiving cash against it. करंट एसेट मतलब तुरंत जिससे हम लोग को पैसा मिल जाए। अगर हम लोग गुड्स को ख़रीदते हैं, उसको बिक्री करते हैं, तो हम लोग को तुरंत पैसा मिल जाता है। डेटर्स मतलब जिसको हम लोग उधार में दे रहे हैं कोई सामान, तो उसको भी हम लोग करंट एसेट ही बोलते हैं, क्योंकि उससे भी हम लोग कैश बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं। ठीक
ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट अगेंस्ट फॉर रिसीविंग कैश। बिल्स रिसीवेबल का एक अलग से टॉपिक है, मैं डिटेल में उसको करवाऊँगी पूरा, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो आप लोग बस वीडियो को फॉलो करते रहें। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है मैं बताती हूँ, शॉर्टली मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। सपोज़ हम लोग कोई गुड्स खरीदे हैं कहीं से, ठीक है, वो हम लोग को अभी पैसे नहीं दे रहा है, उसके बिहाफ में वो एक बॉन्ड तरीके का हम लोग वो साइन कर रहा है, उसमें लिख कर के कि इतना पैसा ड्यू है, ठीक है। उसमें दोनों का, जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों का साइन होता है, ठीक है, स्टैम्प होता है। और वो जो है वो फिर जिससे उधार है, जिससे वो ख़रीद रहा है, उसको दे देता है कि आप इतने दिन बाद आकर के आइएगा और ये पैसे ले जाइएगा, उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? ये वो एसेट होता है जो ना कि मतलब जिसे ना ही हम लोग छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ये ऐसा है, एक तरह का ऐसे लॉस के रिटर्न ऑफ होता है हम लोग। दे आर लॉसेज रिटर्न ऑफ नॉट इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सपोज़ आपको लॉस हो गया, ठीक है, बट हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं शायद रिकवर हो जाए, इस ईयर रिकवर हो जाए, बट इस ईयर के एंड तक वो पैसा हम लोग को नहीं मिला। तो अब नेक्स्ट ईयर में क्या हम लोग करेंगे, उसको लॉस हम लोग दिखा करके ऐड कर लेंगे अपने अकाउंट में। ओके, इसे ही फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, देखिए। फिक्टिशियस एसेट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ कंपनी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके गाइस, सो आज का मेरा वीडियो इतने दूर तक ही है। नेक्स्ट मैं दूसरा पार्ट भी इसका अपलोड बहुत जल्दी करूँगी। तब तक के लिए आप इसको देखिए और हो सके जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं थोड़ा मोटिवेट फील करूँगी इसको वीडियोज़ और बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।